हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन होती है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, yes, guys, an agreement enforceable by law is contract. कोई भी एग्रीमेंट अगर वो एनफोर्सेबल बाय द लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल सा डेफिनेशन। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि फर्स्ट चीज कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर if they made by a full consent of the parties competent to contract। फर्स्ट थिंग कह रहे हैं कि फुल कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज को और कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। साथ ही साथ अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और साथ ही साथ वो वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि दो पार्टीज होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि दो पार्टीज के बीच में ही फॉर्म होंगी। तो सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज होनी चाहिए तो पार्टीज का फुल कंसेंट होना चाहिए, फुल और फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, साथ ही साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। और वो चीज़ पहले से वॉइड डिक्लेयर्ड ना हो तो उसी को ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये हमारा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, हमने तो ये पढ़ा ना दो बार कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। और सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर एग्रीमेंट होता क्या है। सेक्शन सेक्शन 2E बताता है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। सेट ऑफ प्रॉमिस और एवरी प्रॉमिस, ठीक है, वो फॉर्म कर रहे हैं कंसिडरेशन के लिए, एक दूसरे के कंसिडरेशन के लिए, तो उसका मतलब कि वो एग्रीमेंट है। अब हम ये जानेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सबसे पहला एसेंशियल है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, एग्रीमेंट हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ओके, तो एग्रीमेंट होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, तो एक्सेप्टेंस और ऑफर ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं एग्रीमेंट के लिए। अब एग्रीमेंट ऑफर, जो ऑफर को ही प्रपोजल भी कहते हैं और प्रपोजल को ही ऑफर कहते हैं। आप बहुत जगह देखेंगे क्वेश्चंस में पूछता है ऑफर या प्रपोजल वर्ड। ठीक है, तो ये जो ऑफर है प्रपोजल, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन को ही किया जाए। ओके, या ये भी ज़रूरी नहीं कि ये कोई जनरल पर्सन, मतलब जनरल पर्सन को किया जाए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब है कि स्पेसिफिक एक पर्सन के साथ किया जा रहा है। ठीक है, और जनरल का मतलब है कि पब्लिक एट लार्ज को किया जा रहा है ऑफर। तो ऑफर जो है वो एक पर्सन को भी हो सकता है और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक पर्सन को हो सकता है। ओके, तो एग्रीमेंट में क्या ज़रूरी है,
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और ऑफर जो है वो एक पब्लिक एट लार्ज को भी हो सकता है और एक स्पेसिफिक पर्सन को भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है पार्टीज। हमारा ये फर्स्ट एसेंशियल है। सेकंड है पार्टीज। ओके, अब जो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कंपिटेंट पार्टीज हैं, ये बताया गया है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 हमारा बताता है कि कौन सी पार्टीज कंपिटेंट होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारा सेक्शन 11 कहता है कि द पार्टी शुड बी द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। ओके, तो पहला चीज हो गया कि मेजॉरिटी एज को अटेन करनी चाहिए। वो 18 ईयर्स भी है और 21 ईयर्स भी है। 21 कुछ स्पेशल केसेस के लिए और 18 इन जनरल। साथ ही साथ पहला तो बोलता है कि मेजॉरिटी एज, ओके। दूसरा कह रहे हैं कि साउंड माइंड होना चाहिए, कि अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, कि जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पहले से डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ नहीं होना चाहिए। ओके, इसका सिंपल सा मतलब कि तीन चीज़ें बता रहा है कि आप जिसके साथ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, मेजॉरिटी एज, साउंड माइंड पर्सन एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। तो इसका मतलब कि कौन कौन सी पार्टीज कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो है माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। हमने तीनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। मेजॉरिटी एज की जगह माइनर और साउंड माइंड की जगह अनसाउंड पर्सन, और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ को पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। ये जो तीन लोग हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, इन तीनों पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जिनकी मेजॉरिटी एज को अटेन कर चुके हैं, साउंड माइंड के पर्सन हैं और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। अगर हम किसी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो बहुत बड़ा फेमस केस है मोहिरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है माइनर के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो ही होता है। ओके, कि उस इसका मतलब हुआ वॉइड अब इनिशियो का कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वहीं से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता है। अब थर्ड एसेंशियल है हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो है फ्री कंसेंट। कि जिस पार्टी के साथ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट पार्टीज के साथ होना चाहिए, और हम तीसरा चीज़ पढ़ रहे हैं कि फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में बताया गया है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट स्टिल ओके, यस, सॉरी, यस, सेक्शन 14 में कंसेंट को बताया गया है। ओके, तो कंसेंट, फ्री कंसेंट तब बोला जाएगा, ठीक है, जब उसमें से कुछ ये चीज़ें नहीं होंगी। ये 5 चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ, ये 5 चीज़ें अगर नहीं हैं तो वो फ्री कंसेंट है। पहला है कुवर्जन, ठीक है। कुवर्जन ये बताता है सेक्शन 15 में कि किसी के साथ भी आप डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट ना करें। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस,
दूसरा, यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, ये है सेक्शन 16 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक पार्टी अगर ज़्यादा सुपीरियर है तो दूसरे पार्टी को डोमिनेट करके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब कि वो फ्री कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरा है फ्रॉड। फ्रॉड है हमारे सेक्शन 17 में। ठीक है, फ्रॉड का मतलब होता है, आप सब लोग ने सुना होगा, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड में जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फ्रॉड में पहले से ही इंटेंशन होता है कि आप एक गलत चीज़ को सही तरह से बता रहे हैं और आपका इंटेंशन होता है कि उस ड्यूटी को आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसको फ्रॉड कहते हैं। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आप किसी एक चीज़ को मान रहे हैं सही है लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे सेक्शन 18 में है। ओके, और लास्ट है मिस्टेक, कि अगर मिस्टेक से कोई किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फ्री कंसेंट का नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा। ये है सेक्शन 20, 21 और 22। सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फ्री कंसेंट के लिए, आपको कुछ सेक्शंस याद करने हैं। सबसे पहले फ्री कंसेंट को किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में उसके बाद हम इसके लाइन से कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, उसके बाद सेक्शन 15 कोवर्जन, सेक्शन 16 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, लास्ट जिसको सेक्शन 20, 21 और 22 में बताया गया है। तो आपको ये आपको 8 सेक्शंस याद करने हैं फ्री कंसेंट के लिए। और जब ये कोई अगर अकेला भी कोई क्वेश्चन आ जाता है फ्री कंसेंट के लिए, तो भी आपको यही लिखना ही होता है। तो बेसिकली ये 8 जो सेक्शंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्री कंसेंट के लिए, और ये बहुत सिंपल से लाइन से हैं। सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19 को छोड़ के 20, 21, 22। ईजी है ना? ओके, फोर्थ है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सेक्शन, यस, कंसिडरेशन को बताया गया है सेक्शन 2D में। ओके, सेक्शन 2D में और सेक्शन 25 में भी कंसिडरेशन के बारे में है। तो बेसिकली सेक्शन 2D है जिसका मतलब होता है कि ईच पार्टी मस्ट मेक अ प्रॉमिस एंड परफॉर्म एन एक्ट और फॉरबियर, मतलब फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब होता है कि मतलब जो पार्टीज हैं वो प्रॉमिस करेंगी, एक्ट्स को परफॉर्म करेंगी, और वो वॉइड नहीं होना चाहिए, या फिर करेंगी या नहीं करेंगी, ये दोनों चीज़ें, तो इसको कंसिडरेशन कहेंगे। ये सेक्शन 2D में बताया गया है। फिफ्थ है यस, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। ठीक है, यहाँ पे लॉ, तो जो भी ये एग्रीमेंट हो रहा है ये बेसिकली इलीगल नहीं होना चाहिए, कि पहले से कोई भी चीज़ें इलीगल डिक्लेयर्ड ना हो, आप सिर्फ उसी में ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनका इंटेंशन भी होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने का। जैसे कि केस था वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर, एक मिस्टर
वॉल्फर मिसेस वॉल्फर। तो इस केस को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आपको पता होगा कि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि अगर दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि हमें लीगल रिलेशन फॉर्म करना है। ये लीगल रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि बाहर वालों के साथ ही हो सकता है ये आपके घर में भी आप लीगल रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्ज़ाम लिखिएगा सब लोग। ऑल द बेस्ट।